ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त से दिसंबर 2025 इस 5 महीने के कालखंड में बनने वाले 14 विशेष योगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से राशिफल आते ही हैं। साप्ताहिक आते हैं, मासिक आते हैं, त्रिमासिक आते हैं। जहाँ साप्ताहिक में चंद्रमा आधार होते हैं, मासिक राशिफल में सभी ग्रहों पर आधारित विश्लेषण करता हूँ और मुख्य चीज़ों पर आधारित विश्लेषण करता हूँ। और त्रिमासिक में तो सभी ग्रहों के गोचर 90 दिन के उस पर विश्लेषण करता हूँ। लेकिन इसमें ये जो राशिफल है, ये हर ग्रह का गोचर इसमें नहीं कंसिडर करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे 14 विशेष योग जो बहुत प्रभाव डालेंगे, ऐसे मैंने 14 विशेष योग अंकित करे हैं। ऐसी विशेष 14 ज्योतिषीय परिस्थितियां मैंने अंकित करी हैं जो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालेंगी अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच में। इन योगों में कुछ ग्रहों की युतियां हैं, कुछ ग्रहण हैं, कुछ ग्रहण दोष हैं, कुछ ग्रहों का अतिचारी प्रभाव है, कुछ ग्रहों का वक्र प्रभाव है, कुछ ग्रहों की दृष्टि संबंध है। बहुत कुछ घटित होगा इस 5 महीने में और इन सभी चीज़ों का विवेचन मैं अपने स्तर पर करूँगा। जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं, अपितु एक मार्गदर्शन की विद्या है जिससे इस अंधकारमय जीवन में हमें थोड़ी सी रोशनी प्राप्त होती है, उनके लिए अवश्य ये जो राशिफल हैं बहुत उपयोगी होंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पहले विशेष योग की तरफ या योग से। वो होगा 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025 केतु और सूर्य की युति यानी कि ग्रहण दोष। ग्रहण और ग्रहण दोष दो विभिन्न चीज़ें होती हैं। ग्रहण जो खगोलीय घटना होती है, जो साल में अलग अलग बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं। जैसे 2025 में कुल मिलाकर 4 ग्रहण होंगे या हैं, 2 हो चुके हैं, अब 2 सितंबर में होंगे। एक होता है ग्रहण दोष जो सूर्य और चंद्रमा पर गोचर में लगता है, या कभी कभी कुंडली में भी हम देखते हैं कि ग्रहण दोष लगा हो। वो क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा राहु या केतु के साथ होते हैं। चंद्रमा पर तो हर महीने में 2 बार लगता है, 2.5 दिन के लिए, राहु के साथ 2.5 दिन केतु के साथ। और सूर्य पर साल में 2 बार लगता है, एक महीने का, 1 महीने केतु, 1 महीने राहु। तो ये ग्रहण दोष आपके सप्तम भाव में लग रहा है सूर्य पर। सप्तम में ग्रहण दोष लगना बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहला तो सूर्य ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, ऊपर से ये मारक भाव है, ऊपर से ये ऐसा भाव है जहाँ पर अगर कुछ बुरा होता है तो जीवन का बैलेंस बिगड़ता है। तो ये ग्रहण दोष का लगना 17 अगस्त से 17 सितंबर ये बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सूर्य क्योंकि सप्तमेश हैं, केतु के साथ बैठे हैं। लेट्स से कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत टर्बुलेंट थी और आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं या सेपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं। ये वो टाइम है जब आपको अंदर एक श्योरिटी आ जाएगी कि भैया मुझे आगे वैवाहिक जीवन को बढ़ाना है या फिर सेपरेशन की तरफ जाना है। एक क्लैरिटी अवश्य ये ग्रहण दोष लेकर आएगा और कुछ लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अब ये अच्छा और बुरा में डालना इसको मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों की वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो चुका है उनके लिए फिर ऑप्शन कुछ बच नहीं जाता। इसके साथ ही क्योंकि सूर्य केतु हैं, सूर्य सप्तमेश हैं, केतु के साथ बैठे हैं, अगर आप अपने बिजनेस में कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाना चाहते थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस, बड़े चेंजेस, इन्वेस्टमेंट्स, नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी है, यहाँ पे ग्रहण दोष मैंने वो तो बात करी ही कि जिनका भाई सब कुछ ही खत्म हो चुका तो उनको तो फिर सेपरेशन की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अदरवाइज जिनका ठीक ठाक चल रहा था उनको मैरिड लाइफ में बहुत परेशानी होगी। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है, बिजनेस में कुछ नुकसान और सरकारी बाधाएं भी आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपके इमेज पर प्रहार होगा, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। और सप्तम भाव जैसा हमेशा कहता हूँ बैलेंस देता है जीवन को, तो यहाँ पे ग्रहण का लगना यानी कि 1 महीने में जीवन का बैलेंस अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये ग्रहण दोष का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव है। बिजनेस में बहुत केयरफुल रहिए, मैरिड लाइफ में बहुत केयरफुल रहिए, अपने ऊपर झूठे आरोप ना लगने दे, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिए, पूरे व्यक्तित्व को, पूरी बॉडी लैंग्वेज को बहुत
केयरफुली आपको हैंडल करना है। जब भी अपने घर से बाहर रहें यानी कि पब्लिक में रहें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर इस टाइम पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी के कारण चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो एक ग्रहण दोष का, और ये मारक भाव है, इसलिए कुछ सेहत संबंधित दिक्कत भी आ सकती है, इन्फेक्शन से लेकर हड्डियों की प्रॉब्लम से लेकर इंजरी, और सबसे बड़ी बात है सूर्य का प्रभाव है तो कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है ऑलरेडी उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। थोड़ा सा केयरफुल अवश्य रहना पड़ेगा। अब ये 11वें लग्न पे मैं आ चुका हूँ, तो मैंने देखा है कुछ के लिए अच्छा प्रभाव रहा है इसका, कुछ के लिए बुरा है, तो आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव अवश्य दिख रहा है ग्रहण दोष। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो कि है लक्ष्मी नारायण योग। ये बनेगा 21 अगस्त से 30 अगस्त, 9 दिन के लिए, जब शुक्र की का गोचर होगा और वो छठे घर में आकर बैठ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण योग शुक्र बुध की युति। वैसे ही शुक्र और बुध बहुत आसपास ही रहते हैं, अगर आप किसी की भी कुंडली उठा के देख लीजिए ना, तो सूर्य, जो शुक्र और बुध ग्रह हैं, ये सूर्य से बहुत दूर नहीं जा सकते। अगर सूर्य जिस भाव में है तो बुध या तो आपको उसी में मिलेंगे या मैक्सिमम एक घर आगे एक घर पीछे। शुक्र या तो आपको सूर्य के साथ ही मिलेंगे या मैक्सिमम 2 घर आगे 2 घर पीछे, इससे ज़्यादा शुक्र बुध सूर्य से दूर नहीं जा सकते। इसी कारण से आसपास ही रहते हैं और उनकी युति भी साल में कभी कभी हो ही जाती है। तो यहाँ पे यही है शुक्र बुध की युति छठे घर में। अब छठे घर में शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र योग कारक हैं और वो आपके बुध के साथ बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सीधा ही ये लीगल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करता है कि आपके कोई लीगल प्रॉब्लम्स, लीगल कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र चौथे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी संबंधित लीगल कार्य, कोई केस चल रहा था, वो पूर्ण या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और क्योंकि बुध पंचम के स्वामी है, छठे में बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं जो योग कारक हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा बन जाता है। नेगेटिव क्या है कि शुक्र नवमेश हैं और अष्टमेश के साथ छठे घर में बैठे हैं। ये बॉसेस से संबंध थोड़ा बिगाड़ता है, ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और क्योंकि शुक्र अर्थ त्रिकोण में आ गए, तो यहाँ पे ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में पैसा वैसा बढ़ सकता है, लेकिन टॉक्सिक वर्क कल्चर और भयंकर रूप से ऑफिस पॉलिटिक्स कलीग्स के द्वारा, ये आपको बहुत तंग करने वाला है। तो थोड़ा केयरफुल यहाँ पर अवश्य आपको रहना इन सब चीज़ों को लेकर। लीगल केसेस में, कंपटीशन में, स्टूडेंट्स के लिए अटका हुआ पैसा, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। दोनों ग्रह मिलकर 12वें घर को देखेंगे तो गुप्त धन और विदेश से धन के योग भी बन जाते हैं। तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भी अच्छा है, लेकिन पिताजी की सेहत, बॉसेस से संबंध, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये यहाँ पर इस योग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थोड़े खर्चे भी आप ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य बनाकर रखिएगा। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है 7 सितंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण। जैसा मैंने कहा ग्रहण दोष सूर्य पर लगा, ये ग्रहण है खगोलीय घटना, साल का तीसरा ग्रहण होगा, दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। पहला चंद्र ग्रहण मार्च में पड़ा था। अब ये ग्रहण कहाँ पे लग रहा है? आपके चंद्र ग्रहण है, ये आपके लग्न में लग रहा है। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर, सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर। अभी कुछ दिनों बाद सूर्य ग्रहण भी लगेगा, वो अमावस्या पे होगा। तो अब लग्न में ग्रहण का लगना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मैं इस चीज़ को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसको जब लग्न में ग्रहण लगता है तो जीवन में अचानक से अनिश्चितता आ जाती है। अगर हम देखें तो इस टाइम पे जो आपके लग्नेश हैं यानी कि शनि, वो भी वक्रावस्था में होंगे। लग्न में ग्रहण लग रहा है और आपके जो मार्केश हैं सूर्य, वो भी लग्न को देख रहे हैं, और आपके अष्टमेश बुध, वो भी लग्न को देख रहे हैं। अच्छी चीज़ एक जो मुझे दिख रही है वो ये है कि अतिचारी गुरु का लग्न पर प्रभाव है और गुरु आपके लाभेश धनेश है। पुनः आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जिनके गुप्त धन के सोर्स हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, विदेश से पैसा है, नॉर्मल से हटकर कुछ करते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। पैसा भरपूर मात्रा में आएगा, अचानक से धन आ सकता है, पैसे कमाने के नए सोर्स आपके लिए खुल सकते हैं, बहुत अच्छा है। कहीं पे पैसा फंस गया था, कोई इन्वेस्टमेंट फंस गई थी, उससे निकलने का एक अवसर मिल सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट के भी नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन लग्न में ग्रहण जिसमें चंद्रमा इन्वॉल्व है, छठे घर के स्वामी है, जिसमें बुध की दृष्टि है, 8वें घर के स्वामी है, और लग्नेश स्वयं वक्री हैं,
ये सीधा बताता है कि ये ग्रहण सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पहला तो मानसिक स्तर पर चिंताएं, एंग्जाइटी बहुत तंग करेंगी, और इसके साथ ही फिजिकल लेवल पर भी, जैसे पेट के रोग, इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर्स, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। तो ये ग्रहण क्योंकि लग्न भाव में ही लग रहा है तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक अच्छी चीज़ अवश्य होती है ग्रहण में, अगर लग्न में अगर ग्रहण लगता है, व्यक्ति को ना अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर मिलता है। वो बदलाव बहुत ईजी नहीं होता, उसके लिए व्यक्ति को कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के कंफर्ट जोन से बाहर के होते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि जो ग्रहण लगेगा आपके लग्न में, आपके जीवन में कुछ चेंजेस लाएगा, जो आप, जैसे मैंने कहा, कंफर्ट जोन से निकल के ही वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। पर अवश्य जो बदलाव लाने का आप विचार कर रहे थे, उसके नए रास्ते अवश्य इस ग्रहण के कारण आपके खुल जाएंगे। चलते हैं चौथे विशेष योग की तरफ, जो कि है मंगल गुरु राहु त्रिकोण योग। मंगल का गोचर होगा 13 सितंबर को, और 27 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे मंगल। और यहाँ पे गोचर होगा यहाँ पे त्रिकोणीय योग बनेगा मंगल का राहु के साथ और गुरु के साथ। अब वैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि त्रिकोण में अगर ग्रह बैठे हैं एक दूसरे से तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे तो दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि मंगल पर भी है, गुरु पर भी है, गुरु की दृष्टि मंगल पर भी है, राहु पर भी है। तो त्रिकोणीय योग बहुत स्पष्ट बन रहा है। अब मंगल अगर कुंभ के लिए देखें तो 10वें घर के स्वामी हैं, और मंगल आपके 3रे घर के स्वामी है, 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी जब नवम में होते हैं तो ये कर्म धर्माधिपति योग तो बनता ही है, और ये जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग बनता है। और वो क्योंकि 3रे घर के स्वामी है और यहाँ से 3रे घर को देखेंगे तो ये भाग्य पराक्रम योग भी बनता है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, पराक्रम का भी साथ मिलेगा, बहुत शुभ है। अब गुरु और राहु को पिक्चर में लाते हैं। गुरु आपके धनेश और लाभेश हैं, और राहु तो वृद्धि के कारक ही हैं, और ये आपके 10वें घर के स्वामी को देख रहे हैं। करियर में आगे बढ़ने के बहुत सुनहरा मौका, बहुत सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु धनेश लाभेश हैं, 10वें घर के स्वामी को देख रहे हैं। ट्रांसफर्स विद सैलरी इंक्रीज, बहुत अच्छा योग बनता है, बहुत शुभ योग बनता है। और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो विदेश में भी अगर जॉब ढूंढ रहे थे, या लेट्स से कि आप कहीं अपने लोकेशन से दूर जॉब ढूंढ रहे थे, तो उसका योग भी बन जाता है। और ये आपके करियर की वृद्धि दिखाता है। अगर जॉब नहीं भी चेंज करते हैं ना, आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाएंगी, आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाया जाएगा कार्य क्षेत्र में, और उसके द्वारा करियर में आगे बढ़ने के मौके भी बहुत प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छा है ये योग। और गुरु और राहु की दृष्टि मंगल पर, क्योंकि ये नवम भाव है तो भाग्य वृद्धि और ऑलरेडी होती है, और ये भाग्य स्थान में कर्म के दाता भी, कर्म के स्थान के स्वामी भी बैठ गए, जो पराक्रम भाव के स्वामी भी है। मंगल की बात करें तो भाग्य, पराक्रम, कर्म, उपचय भाव सबका मिलन हो रहा है। ये जीवन के हर चुनौती को दूर करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने कर्मों में प्रधानता और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल यहाँ से 4थे घर को भी देखेंगे और प्रॉपर्टी के कारक हैं, उनकी वृद्धि हो रही है राहु और गुरु द्वारा, तो प्रॉपर्टी खरीदने के भी बहुत सुंदर योग बनते हैं। और क्योंकि मंगल 4थे से 12वें के स्वामी है और 4थे को देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बेचने के भी बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित भी लाभ मिलेंगे। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान देना है, मंगल नवम में आते हैं तो पिताजी की सेहत पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, और बॉसेस से थोड़े मनमुटाव होते हैं। उतना भयंकर नहीं रहेगा, लेकिन मनमुटाव थोड़े से अवश्य होंगे, तो उस पर कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि टाइम अच्छा और आपके अपने बॉसेस से नहीं बन रही, तो जो ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। कर्म भाव का स्वामी जब भी नवम में आता है तो व्यक्ति को अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का मौका भी मिलता है। और ये मंगल, जैसा मैंने कहा, 3रे घर को भी देख रहे हैं और 12वें घर को भी देख रहे हैं। ये सारे भाव जो हैं यात्राओं के होते हैं, छोटी यात्रा, लंबी यात्रा, बाहर की यात्रा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्राएं, अलग अलग कारकत्व हैं। तो ये बता रहा है कि इस 1.5 महीने के कालखंड में कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी प्लान कर लिया होगा, आप विदेश भी यात्रा के योग भी बनते हैं, वैकेशंस पे, या फिर धार्मिक यात्राओं के योग। और क्योंकि मंगल 4थे घर को भी देख रहे हैं तो ये सपरिवार भी हो सकता है कि सपरिवार विदेश जाएं घूमने के लिए, अपने कार्य के लिए विदेश जा सकते हैं सिंगल, और या फिर अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा आपको। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी है। बस जो मैंने कहा, बॉसेस से संबंध और पिताजी की सेहत, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं 5वें योग की तरफ, जो कि है 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 शुक्र केतु युति।
शुक्र 15 सितंबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और उनकी युति केतु से होगी। 17 सितंबर तक सूर्य यहाँ पे होंगे, तो 2 दिन बाद आगे ही चले जाएंगे, तो उनको आगे ही ले जाते हैं ताकि शुक्र केतु पर ध्यान दें। केतु और राहु दोनों ही शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, दैत्य गुरु हैं शुक्र। लेकिन शुक्र और केतु की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती भौतिक जीवन के लिए। शुक्र भोग हैं, केतु योग हैं। योग का मतलब केवल आसन नहीं होता, यम नियम प्राणायाम आसन ये सब मिलकर जब हम ईश्वर की तरफ जाते हैं उसको योग कहते हैं। तो केतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी लोग सच में योग फॉलो करते हैं ना, योगा नहीं योग, वो अवश्य कहीं ना कहीं केतु, क्योंकि बिना केतु के प्रभाव के आइसोलेशन के व्यक्ति सच में पूरी तरह से जो सच में योगी होता है, जो अष्टांग योग हो, हठ योग हो, जो इन सब में पूरा डूब जाता है, उनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है 100%। क्योंकि बिना डिटैचमेंट के आप उस तरफ नहीं जा सकते। मैंने कहा ना कि योग केवल आसन नहीं होता। तो यहाँ पे केतु योग हैं, शुक्र भोग हैं, केतु अटैचमेंट, ये डिटैचमेंट, ये लग्जरीज, ये वैराग्य, तो कहाँ बनेगी इनकी? ये सारी क्वालिटी जो शुक्र की है राहु में होती है, इसलिए राहु शुक्र बहुत अच्छी जोड़ी होती है आज के कलयुग के लिए, भौतिक जीवन के लिए। तो ये शुक्र केतु युति कई प्रकार से भौतिक रूप में प्रॉब्लम लाती हैं। अब पहला तो शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, तो जब वो केतु के साथ बैठ जाएंगे ना, तो काम अटकना शुरू हो जाएंगे। बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। अब चौथे घर के स्वामी हैं, तो घर में किसी को बीमारी हो सकती है, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, घर में उच्चाट सा माहौल रहता है। और जब भी योग कारक ग्रह प्रभावित होते हैं, वो नीच अभिलाषी भी है, तो आप देखेंगे कामों में विलंब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुक्र क्योंकि वैवाहिक जीवन के कारक हैं और सप्तम में ही ये शुक्र केतु युति हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो मैरिड लाइफ पर ही पड़ेगा। मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दूरियां आ सकती हैं, विचारिक मतभेद तो एक चीज़ है, यहाँ पे अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता। लव लाइफ में भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपकी लाइफ पार्टनर की तबीयत पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कारक हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो ये शुक्र केतु युति बहुत शुभ नहीं दिख रही, वैसे भी अच्छी नहीं होती। और सप्तम में आना यानी कि जैसे मैंने कहा, बिजनेस में स्लो डाउन, कार्यों में स्लो डाउन, मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल वाला आपका योग है, इसको लेकर थोड़ा ध्यान बरतिएगा। कभी कभी यहाँ पे जीवन थोड़ा नीरस भी हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा उदास हो जाता है। शुक्र क्या है ना, नवरस है जीवन के। शुक्र, कोई व्यक्ति आप देख रहे हैं जो अपने जीवन को बहुत एंजॉय कर रहा है, बिना सोचे समझे या बिना देखे आप मान जाइएगा उसका शुक्र अच्छा होगा, क्योंकि वही व्यक्ति आज जीवन का भोग का आनंद लेता है जिसका शुक्र अच्छा है। वरना कई लोग काम करते हैं, पैसा बहुत लोग कमाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते। आनंद वही लेगा जिसका शुक्र अच्छा है, वही अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए आए हैं जिनका शुक्र अच्छा है। तो यहाँ पे जब शुक्र केतु से ग्रसित हो जाते हैं ना, तो जीवन थोड़ा नीरस भी हो जाता है। ये वैसे भी काम त्रिकोण का भाव है, तो एक नीरसता झलकेगी जीवन में कुछ टाइम के लिए। ये कर सकते हैं आप कि शुक्र केतु के साथ है तो थोड़ा में भी अपने जीवन के आधारभूत चीज़ों को समझना, थोड़ा वैराग्य का भाव आएगा, तो में भी आत्ममंथन करना, साधनाएं करना, मेडिटेशन करना, सोचना अपने जीवन के बारे में, उसके लिए अवश्य अच्छा होगा। लेकिन भौतिक रूप से तो थोड़ा नेगेटिव है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण कन्या में। अब जैसे मैंने कहा था, अमावस्या कहाँ पे, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। तो सूर्य अमावस्या कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। 22 सितंबर को आपके कन्या राशि में यानी कि अष्टम भाव में लगेगा ग्रहण। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपके लिए दोनों ही जो ग्रहण लग रहे हैं, पहला तो बहुत जल्दी है, एक 7 को लगा, एक 22 को लगा, और ये लग्न और अष्टम में लग गया। मैं आपको यही कहूँगा कि हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से जब ग्रहण लगते हैं, वो भी आसपास, और लग्न और अष्टम में, ये जो षडाष्टक ग्रहण का योग बना है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। सडन हेल्थ इश्यूज, सूर्य ग्रहण का प्रभाव, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 1-1 महीने रहता है। अब यहाँ पे अष्टम में आपके छठे घर के स्वामी हैं, यहाँ पे 8वें घर के स्वामी हैं, आपके मार्केश हैं। ये टाइम बहुत सेंसिटिव रहेगा। मैं यही कहूँगा कि सूर्य ग्रहण के आसपास एटलीस्ट 2 हफ्ते इधर 2 हफ्ते उधर, क्योंकि उससे पहले चंद्र ग्रहण भी होगा, तो
मोटे मोटे तौर पर 7 सितंबर से 1 महीना फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कोई रिस्क नहीं लेना आपको, और अपनी सेहत पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर बहुत तंग कर सकते हैं। सडन हेल्थ इश्यूज़ हो, इन्फेक्शंस हो, चोट लगना हो, और अगर ऑलरेडी आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है वो बहुत तंग करेगी। सडन सिम्टम्स भी आ सकते हैं यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है ना कि बीमारी है बॉडी में लेकिन सिम्टम नहीं आते। यहाँ पे अचानक से जब ग्रहण लगता है कुछ सिम्टम्स दिखेंगे तो उसको नज़रअंदाज मत करना। जीवन में बहुत अनिश्चितता आ जाएगी, जीवन में गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, गलत संगति, गलत लोगों का आना, आसपास गलत लोगों से प्रभावित होना, बहुत इम्पल्सिव होना, और यहाँ पे शनि भी वक्री ही हैं, लग्नेश हैं, और उनका प्रभाव भी है। तो इतना कुछ हो रहा है, ऊपर से वक्री शनि का प्रभाव, और ये सारे ग्रह वक्री शनि को देख रहे हैं। वाणी पर कंट्रोल, कुटुंब में प्रॉब्लम, बहुत अनिश्चितता वाला टाइम होगा यहाँ पे। इन सारे ही एरियाज में स्पेशली हेल्थ, वाणी और कुटुंब को देखकर कोई बहुत बड़ा निर्णय, रिस्की निर्णय मत लीजिएगा। मैं फिर से कहूँगा कुछ लोग लेंगे अवश्य, क्योंकि टाइम ऐसा ही है। आप देखेंगे ऐसा यहाँ पे लिया गया अचानक से निर्णय बाद में चलकर आपको बहुत तंग करेगा। अनिश्चिततापूर्ण टाइम होगा जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, और लग रहा है अगर प्रभाव आपको दिख भी रहा है, स्पेशली अगर आपकी यहाँ पे लेट्स से चंद्रमा की ही दशा चल रही है, राहु की चल रही है, सूर्य की चल रही है, तो ये प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल दिखेगा। शनि की चल रही है, अदरवाइज उतना ही इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इवन क्योंकि अष्टम में इतना कुछ है, कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का भी थोड़ा योग यहाँ पर बन जाता है, थोड़ा केयरफुल अवश्य रहिएगा। चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है 9 अक्टूबर से 2 नवंबर, शुक्र का नीच का होना और शनि के साथ समसप्तक योग। शुक्र 9 अक्टूबर को आपके अष्टम में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। अच्छी चीज़ है कि केतु के प्रभाव से निकल गए। योग कारक का केतु के साथ बैठना कार्यों में विलंब लाता है। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ। कुछ चीज़ों में उसका प्रभाव नेगेटिव अवश्य होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो आपके केतु के प्रभाव से निकलेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं, तो आपके कार्यों में गति एक आएगी, अचानक से काम बनना शुरू हो जाएंगे। उनकी शनि से समसप्तक योग भी है, और शनि शुक्र मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के योग कारक ग्रह हैं। तो आप देखेंगे जो चीज़ें अटक रही थी शुक्र केतु युति के कारण, वो चीज़ें पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। भाग्य का भी थोड़ा साथ प्राप्त होगा, इमोशनली भी थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर आएगा। बिजनेस में भी जो उथल पुथल मची थी, मैरिड लाइफ में भी जो उथल पुथल मची थी, थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ नहीं भूल सकते कि शुक्र जो है वो वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं, तो उनका अष्टम में नीच का होना और वक्री शनि से दृष्टि, मैरिड लाइफ में शायद उतनी लड़ाई झगड़े बाकी ना रहे, लेकिन अट्रैक्शन की कमी और किसी और का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन आदि, वो चीज़ें यहाँ पर अवश्य हो सकती हैं। तो उससे थोड़ा बच के रहें। यहाँ पे अपने गुप्त शत्रुओं से भी बहुत बच के रहें, अपने रिलेटिव्स पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, और यहाँ पर नेत्र विकार, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आ सकती हैं। हाँ, शुक्र केतु का जो प्रभाव नेगेटिव था उसमें कमी बहुत आएगी, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ और सेहत आदि को भी लेकर कहूँगा, क्योंकि अभी अभी यहीं पे ग्रहण भी लगा था, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक गति अवश्य जीवन में आना शुरू हो जाएगी इस योग से। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, सूर्य का नीच का होना और राहु से दृष्टि संबंध। सूर्य 17 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके नवम भाव में, नीच के हो जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। जैसा अभी मैंने कहा कि नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ तत्व तो बिगड़ते हैं, शुभ तत्व उनके खराब होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला तो क्योंकि सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ गए तो राजयोग बनता है ये, और यहाँ पे वो मंगल के साथ बैठे हैं जो खुद एक केंद्र के स्वामी हैं, और बुध के साथ बैठे हैं जो आपके त्रिकोण के स्वामी हैं। तो ये त्रिकोण केंद्र राजयोग संबंध बहुत अच्छा बन रहा है। भले ही नीच के हैं सूर्य, लेकिन क्योंकि मंगल के साथ हैं जो कर्माधिपति, कर्म के स्थान के स्वामी, कर्म धर्माधिपति योग बनाकर बैठे हैं, और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है, तो ये सडन अपॉर्चुनिटीज लाने वाला समय है। 10वें से 12वें में इतना कुछ होना जॉब चेंज की तरफ इशारा करता है, ट्रांसफर्स की तरफ इशारा करता है। अचानक से भाग्य स्थान का एक्टिवेट होना, यानी कि भाग्य कई अधूरे कार्यों को पूर्ण करने में मदद करेगा, वो करियर के हों, बिजनेस के हों, जीवन के हों।
राहु का प्रभाव सडन अपॉर्चुनिटीज देगा, और क्योंकि पंचम से पंचम में है तो स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। बिजनेस में भी जैसे मैंने कहा सप्तम से तीसरे में गति प्रदान होगी, और हर प्रकार से ये योग आपका काफ़ी अच्छा है। मैंने कहा ना, नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, बस प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य बॉसेस के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। तो जब वो नवम में नीच के होंगे तो बॉसेस से कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम जो भी चलती आ रही थी वो चलती रहेगी। तो एक समझदार व्यक्ति वही है जो ज्योतिष से थोड़ा सीखे और शुरू से ही अपने बॉसेस से थोड़ा बना कर रखे। माने या ना माने, जब तक आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और आपके जो बॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें निर्धारित करेंगे ही, ये सत्यता है। आप उनको पसंद करें ना करें, आपको ये लगे ना लगे कि वो आपसे, आप अधिकतम ये होता है कि मे बी जो आपके ऊपर है हो सकता है वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, पर किसी कारण से तो आपसे ऊपर है, या तो एक्सपीरियंस वाइज होगा, किसी और कारण से होगा। तो जितना उनसे बनाकर रखेंगे अच्छा है। लेकिन नवम भाव में इतने ग्रहों का प्रभाव और उन पर राहु की दृष्टि, अब गुरु की दृष्टि मैं इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा क्योंकि गुरु अगले ही दिन राशि बदल देंगे 18 अक्टूबर को। लेकिन ये है कि राहु का प्रभाव, नवम भाव का एक्टिवेशन, ये भाग्य का साथ जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य लेकर आएगा। बॉसेस से थोड़ा सा संबंध बनाकर रखिएगा। धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए, पुनः धार्मिक यात्राओं के लिए, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छा योग ये बन जाता है। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है गुरु का कर्क में आना 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। एक भ्रांति भी यहाँ पे दूर करते जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो ज्योतिष अपने आप को कहते हैं, ऑनलाइन रील्स बनाते हैं, पॉडकास्ट में कुछ भी कहते हैं ज्योतिष के नाम पर। गुरु 7 साल तक अतिचारी रहेंगे। अवश्य पता चलता है कि उनके पास ज्योतिष का निम्न ज्ञान भी नहीं है, बस कुछ भी एकदम ऐसा बोल देना जो कैची हो और लोगों के बीच में एक सनसनी उत्पन्न कर दे। कोई भी ग्रह इतना लंबा अतिचारी नहीं हो सकता। ग्रह का अतिचारी होना, ग्रह का वक्री होना, ये उनकी सूर्य से दूरी पर निर्भरता या उस पर निर्भर करता है। गुरु ग्रह हर साल अतिचारी होते हैं कुछ टाइम के लिए, और हर साल वक्री भी होते हैं। जितना ग्रह सूर्य के पास होगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, जितना ग्रह सूर्य से दूर होगा उसकी स्पीड कम होगी, और क्योंकि स्पीड कम होती है इसलिए वो वक्री हो जाते हैं। शनि भी हर साल वक्री भी होते हैं, अतिचारी भी होते हैं। हाँ, अलग क्या हो रहा है कि क्योंकि एक राशि में देखिए 30 डिग्री ही होती है, जैसे मिथुन है 0 से 30 डिग्री एक राशि में होती है। 12 राशियां हैं, 12 × 30 360। एक भचक्र जो होता है वो 360 डिग्री, कोई भी गोल चीज़ है 360 डिग्री की ही होगी। तो अगर कोई ग्रह अतिचारी अवस्था में जब वो आगे बढ़ता जाएगा, जब 30 डिग्री के पास आएगा, उसको क्रॉस करेगा तो अगली राशि में गिर ही जाएगा। तो या गिर नहीं जाएगा, सॉरी, अगली राशि में पहुंच जाएगा। गिरता पतित होना तो वक्री ग्रह में होता है। तो अगली राशि में वो आ जाएंगे गुरु कुछ टाइम के लिए। अतिचारी हर साल होते हैं, बस इस साल ये हो रहा है कि कुछ टाइम के लिए वो अगली राशि में जा रहे हैं, और ऐसा अगले कुछ सालों के लिए होगा। और यहाँ पे भी गुरु कोई बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, 0 डिग्री कुछ मिनट्स तक ही रहेंगे। एक डिग्री में, एक राशि में 30 डिग्री होती है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो कुछ मिनट्स तक ही जाएंगे 0 डिग्री पे। और क्योंकि वो जैसे ही कर्क में आएंगे वो स्पीड उनकी कम हो जाएगी कुछ दिनों में, और वो 11 नवंबर को वक्री भी हो जाएंगे। हाँ, ये अवश्य है कि वो क्योंकि राशि बदल रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसका प्रभाव अवश्य दिखेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ की चर्चा करते हैं, पर ये नहीं है कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी होंगे, संभव ही नहीं है ऐसा। तो छठे घर में जब गुरु आ गए तो उच्च के हो गए। पहला तो लाभेश है, कुछ भी लीगल काम पैसों का अटक रहा था वो पूर्ण होगा, पैसा फंसा हुआ आएगा। धनस्थान के स्वामी भी यहाँ पे हैं, ये भी सीधा यही बता रहा है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू, क्योंकि अष्टम से सप्तम भाव है, वो सॉल्व होगा। घर में कोई इशू चल रहा था पैसों का, प्रॉपर्टीज़ का, वो सॉल्व होगा। और अदरवाइज़ भी कोई लीगल कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ से बैठ के वो धन अपने 10वें घर को देखेंगे और धनस्थान को भी देखेंगे जो उनकी खुद की राशि है। तो ये अचानक से करियर में पैसे की वृद्धि, अचानक से करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा। और क्योंकि छठा भाव स्ट्रगल्स का होता है, यहाँ पे गुरु का आना अचानक से जीवन में जो स्ट्रगल्स चल रहे थे उनसे निकलने का एक अवसर आपको अवश्य प्रदान करने वाला है। तो एक गुरु का छठे घर में आना, उच्च का होना, स्पेसिफिकली 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, जब तक वो वक्री नहीं होते, बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। पैसा बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ से वो 12वें घर को देख रहे हैं तो विदेश से भी पैसा और विदेश के काम पूर्ण करने का भी मौका। और जैसा मैंने कहा, सबसे अच्छा तो स्ट्रगल्स कम होंगे, दुश्मनों से कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका, परिस्थितियाँ थोड़ी सी अपने
हित में आएंगी, स्ट्रगल्स थोड़े से कम होंगे और लीगल कॉम्प्रोमाइजेस का समय होगा। तो ये गुरु का कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आना बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको दे सकता है। जब वक्री होंगे चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है 10 नवंबर से 10वां योग है 10 नवंबर से 29 नवंबर 2025, बुध वक्री और उनकी मंगल के साथ जोड़ी। बुध वक्री होंगे 10 को और 23 या 24 को वो पतित भी हो जाएंगे। उस पर मैं ज़्यादा जा नहीं रहा, लेकिन ये बस बताने के लिए कि वो पीछे जाते जाते इस राशि में गिर भी जाएंगे। पर मोटे मोटे तौर पर वो वक्री रहेंगे, प्रभाव रहेगा 10वें घर का उन पर। कोई भी ग्रह वक्री होता है स्ट्रांग अवश्य होता है। अब वो जहाँ पंचमेश होने के नाते स्ट्रांग हो रहे हैं, वो अष्टमेश होने के नाते भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ये टाइम करियर का सबसे स्ट्रेसफुल टाइम हो सकता है। क्यों? लग्न से अष्टम अनिश्चितता, 10वें से अष्टम करियर में अनिश्चितता। हाँ, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। जिनकी कुंडली ठीक चल रही है इस टाइम पे, यानी कि दशांतरशा ठीक है, उनको जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पर उन पर वक्री गुरु की दृष्टि भी है। वक्री क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 11 को वक्री हो जाएंगे। तो जॉब चेंज करने का बहुत सुनहरा मौका है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो बहुत टाइम से जॉब नहीं चेंज कर पा रहे, क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है। लेट्स से कि आप पिछले 2 साल से 3 साल से ट्राई कर रहे हैं जॉब चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, नहीं हो रही थी, यहाँ पे जॉब चेंज हो जाएगी। और लेट्स से कि कुछ टाइम पहले आपकी जॉब चली गई, क्योंकि जॉब का मार्केट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला है इस टाइम पे। आप देख ही रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े लेऑफ्स बड़े बड़े स्तर पर हज़ारों में लोगों को निकाल रहे हैं। तो अगर जॉब चली गई थी तो जॉब दोबारा मिल सकती है, लेकिन अदरवाइज जिनका समय थोड़ा ख़राब चल रहा है उनके लिए बहुत कष्टकारी टाइम रहेगा। वक्री बुध हैं, जो जैसे मैंने कहा अष्टमेश है, 10वें से अष्टम के स्वामी हैं, ये कार्य क्षेत्र में बहुत गड़बड़ी कर सकता है। आर्ग्यूमेंट्स तो अलग ही बात है, कम्युनिकेशन गैप तो अलग ही बात है, आपसे गलतियां बहुत हो सकती हैं और कुछ लोगों की सडनली यहाँ पर जॉब जा भी सकती है। जिनका समय बहुत ख़राब है, दशा अंतरदशा, जिनका नॉर्मल है उनके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर लेट्स से कि बहुत बुरी दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, किस किस की हो सकती है? बुध की ही है, मंगल की ही है, केतु की है, किसी वक्री ग्रह की है, किसी अस्त ग्रह की है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा ग्रह है जो अपने मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। तो बहुत ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपका उन लोगों के लिए जॉब जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये भी अब बात है, जॉब जिनका तो बहुत बुरा समय रहेगा उन्हीं की जॉब जाएगी। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि गलतियाँ हो, मिसकम्युनिकेशन हो, बहुत सारा स्ट्रेस हो, और यहाँ से दोनों ग्रह चौथे घर को देखेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बिगड़ेगा। एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये जो बुध का वक्री होना है ना, ये बहुत बुध, मैं हमेशा कहता हूँ देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। बुध का गोचर लोग बहुत केयरफुली बहुत ईजिली ले आते हैं, अरे 2 हफ्ते का तो है, क्या होगा। बड़े बड़े काम बुध के गोचर, मैंने एक बार बोला था कि डाइवोर्स में बुध का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वही तो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, वही तो एडवोकेट्स हैं, वही तो वो पेपर वर्क है। और कभी कभी वो 2 हफ्ते का ही गोचर डाइवोर्स करवा जाता है। डाइवोर्स करवा जाता है मतलब कि वो प्रोसेस स्टार्ट करवाता है, फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही ये जो 2-3 हफ्ते का इनका वक्र प्रभाव है, करियर में सबसे कष्टकारी टाइम रहेगा। ये बहुत केयरफुल रहना है। जॉब जाने की बात हो, गलतियाँ हो, बहुत टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो, बहुत कन्फ्यूजन हो, समझ नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर बहुत तंग करने वाली हैं। चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु का वक्री होना। गुरु वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर को और 5 दिसंबर तक वो यहीं पे रहेंगे, फिर वापस गिर जाएंगे। वक्री तो वो फरवरी 2026 तक रहेंगे, फरवरी तक ही मेरे ख्याल से रहेंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन एटलीस्ट हम इस साल की बात करें वहाँ तक तो वक्री हैं। यहाँ से थोड़ा कष्टकारी टाइम स्टार्ट होगा, बहुत वल्नरेबल टाइम होगा। इनफैक्ट अच्छी चीज़ है कि छठे घर में वक्री ग्रह फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें दे जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरु अपने नॉर्मल स्थान में भी नहीं है, उनको मिथुन में होना चाहिए था, और वो यहाँ पर वक्री हो गए। और उच्च की राशि में ग्रह वक्री होना अच्छा नहीं होता। नीच की राशि का वक्री ग्रह उच्च से भी बली होता है। उत्तर कलामृत का श्लोक है और बहुत बहुत सही श्लोक है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह उच्च का है और वो वक्री है, उसका बल समाप्त हो गया, ये समझ लीजिए। वाइसा वर्सा इसका जो उल्टा है, अगर ग्रह नीच का है और वक्री है, वो बहुत बली होता है। कई बड़े बड़े लोगों की कुंडली में नीच के ग्रह वक्री हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े एक्टर्स।
पॉलिटिशियंस भी, एक दो मुझे याद है अभी, जितना याद आ रहा है। तो ये समय थोड़ा कष्टकारी जाएगा। यहाँ पे रोग तंग करेंगे, यहाँ पे शत्रु तंग करेंगे। कोई लोन मत लीजिएगा इस टाइम में। बहुत संभावना है कि आप कुछ अपने आउट ऑफ बजट या आउट ऑफ पॉकेट या आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाएंगे कुछ चीज़ों को लेने के लिए। वो गाड़ी भी हो सकती है, कुछ और चीज़ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और लोन ले लेंगे और फंसेंगे। और ओबियसली अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो लोन ही लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता है, अपने कहते हैं ना कि चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो टाइम है। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी होता है व्यक्ति अपने रिस्क लेता है कि चलो भाई इतने साल मैं दे दूंगा। ये वो टाइम है जब वो आपका जो डिसीजन है वो सही नहीं होगा, बल्कि गलत चीज़ पे आप लोन ले लेंगे, गलत अमाउंट का लोन ले लेंगे, ज़्यादा लोन ले लेंगे। तो यहाँ पे ऋण वगैरह से बचिएगा। रोग अचानक से तंग कर सकते हैं। पेट के रोग तो भयंकर रहेंगे यहाँ पे। शत्रु बहुत तंग करेंगे, गुप्त शत्रु बहुत तंग करेंगे। परिवार वालों से झगड़ा, इमीडिएट फैमिली नहीं कहूँगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं, चाचा मामा ताऊ फूफा बुआ चाची, इन सब से बहुत झगड़े हो सकते हैं। कज़न से झगड़े हो सकते हैं। पैसा फंस सकता है। लाभ स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी वक्री हो गए, पैसा कहीं फंस सकता है। पैसे की प्रॉब्लम्स आ सकती है, पेमेंट अटक सकती है। पैसा गलती से भी, ये याद रख लीजिएगा, इस कालखंड में 11 नवंबर से 5 दिसंबर पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। लोग मांगेंगे आपसे, ये भी 100% है। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, वो पैसा वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये कार्य क्षेत्र को देखेंगे। अभी हमने बात करी थी वक्री बुध की, उसके अगले दिन ही गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो करियर में तो बहुत प्रॉब्लम्स दिखा रहा है ये टाइम। तो ये बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको इस टाइम पे। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है 5 दिसंबर को गुरु ग्रह की घर वापसी। वापस आ जाएंगे मिथुन में। एक जो वल्नरेबल टाइम होगा, जैसे मैंने कहा 11 नवंबर से 5 दिसंबर, बहुत बहुत केयरफुल बिताना है टाइम को। अब वापस वो आ गए तो थोड़ी चीज़ें सरल होंगी, थोड़ी स्थिरता वापस आएगी। लाभेश है, धनेश है, पैसों की स्थिति, पैसों जो पेमेंट से अटक रही थी वो ठीक होगी। मन स्थिति भी थोड़ी सी ठीक होगी। चिंताएं थोड़ी कम होंगी, काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पुनः लग्न पर प्रभाव आ गया उनका, तो एक हमेशा बताता हूँ गुरु का प्रभाव लग्न पर भरी वक्री है, प्रोडक्शन देते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान देना है, 3 चीज़ों का बल्कि। पहला, थोड़ा ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी क्योंकि अभी अभी वापस आए हैं और वक्री हैं। दूसरा, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लव लाइफ में सडनली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और तीसरा, अगर आप गर्भवती हैं इस टाइम पे, महिलाओं के लिए ऑब्वियसली बहुत केयरफुल रहेगा। और अपने बच्चों से संबंध, यहाँ पे अचानक से बच्चों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा, ये मैं नहीं कहूँगा फरवरी तक का टाइम, पर 2-3 हफ्ते एकदम मन भटक जाएगा एकदम। आपने देखा होगा ना, कभी कभी स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि उनका मन भटक जाएगा। ये वही कारण होता है। तो कई चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी, लेकिन हाँ, जो मैंने चीज़ें कही हैं उनको लेकर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अपने ओवर थिंकिंग पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है मंगल गुरु का समसप्तक योग। मंगल राशि बदलेंगे 7 दिसंबर को और आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और गुरु से उनका समसप्तक योग बनेगा, वक्री गुरु से समसप्तक योग बनेगा। अच्छा है, मंगल 11वें घर के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो करियर में थोड़ी उथल पुथल मची थी ना नवंबर में, जो हमने बात करी थी वक्री बुध के कारण हो, वो चीज़ें संभल जाएंगी। लेट्स से कि अगर आपकी जॉब जाती भी है तो दोबारा बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। या कभी कभी होता है कि सेम कंपनी ही क्या कहती पहले निकालते, फिर बोलते हैं कि चलो भाई हम आपको किसी और प्रोसेस में डाल देते हैं, क्योंकि एक कंपनी के लिए दोबारा लोगों को हायर करना एक ईजी प्रोसेस नहीं होता। तो वो उथल पुथल, जो मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए कुछ ज़्यादा बुरा ना हो और आप संयमित रहें, तो चीज़ें काफ़ी ठीक हो सकती हैं। 11वें घर में 10वें घर के स्वामी आए हैं, ये अपने आप में बहुत शुभ है। करियर में लाभ का मौका मिलेगा। मंगल का 11वें घर में आना प्रॉपर्टी प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा होता है। वो तीसरे घर के स्वामी हैं, अपने से नवम में, और काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में आया है, यानी कि बहुत इच्छाओं की प्राप्ति साल के अंत में होगी। कई अटके हुए कार्य, जो ये थोड़ा सा नवंबर का महीना कह सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा कष्टकारी जाएगा, लेकिन दिसंबर तक आते आते चीज़ें दोबारा पुनः ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इच्छाएं पूरी होंगी, काम बनेंगे, गति प्रदान होगी। ये 2 उपचय भाव हैं, ये उपचय के स्वामी उपचय भाव में बैठे हैं।
पुनः बता रहा है गति प्राप्त होगी, केतु का प्रभाव है, अपनी प्रॉब्लम्स को संभालने का मौका मिलेगा। और गुरु की दृष्टि, जो खुद ये गुरु की ही राशि में बैठे, यानी कि पैसों की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति, अपने स्किल्स को बढ़ाने का मौका। यहाँ से मंगल गुरु को देखेंगे जो उपचय भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म धन इन दोनों का जब मिलन हुआ तो पैसों की प्राप्ति तो होगी ही, और जैसा मैंने कहा जो अड़चने पिछले कुछ टाइम में आई थी उनको सॉल्व करने का मौका भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो मैं कहूँगा कि नवंबर का टाइम कुंभ के लिए कष्टकारी होगा, दिसंबर आते आते चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। चलते हैं 14वें योग की तरफ, आखिरी योग जो कि है आपके 11वें घर में मंगल शुक्र सूर्य की युति और उनका गुरु से समसप्तक योग, वक्री गुरु से। अब देखिए मंगल तो थे ही, सूर्य आ जाएंगे आई थिंक 16-17 दिसंबर के आसपास, 20 को शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत अच्छा योग है। फिर से ये जो मैंने कहा दिसंबर आपके लिए बहुत लाभान्वित करने वाला योग दिख रहा है, फिर से ये दिख रहा है बहुत शुभता यहाँ पर आपके लिए रहेगी। पहली चीज़ मंगल आपके, हमने बात करी ही है, अच्छा है। सूर्य आपके लगने केंद्र के स्वामी है, ठीक है आपसे संबंध अच्छे नहीं है पर वो केंद्र के स्वामी तो हैं, वो यहाँ पे अपने से त्रिकोण में आ रहे हैं और सूर्य का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपके शुक्र के साथ दोनों ग्रह बैठे हैं जो आपके योग कारक भी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। और शुक्र का चौथे घर के स्वामी होने के नाते एसेट्स, प्रॉपर्टी, वाहन सबका योग दिखाता है। सूर्य का यहाँ पे होना, प्रमोशंस, सरकारी कार्यों की पूर्णता, और ये तीनों ग्रहों का लाभ स्थान में होना, ये जो इतनी ऊर्जा है यहाँ पर। और अगर देखें तो गुरु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है, यानी कि 11वां भाव साल के अंत में सुपर एक्टिव आपका हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा ना, जो भी प्रॉब्लम्स थी धन की, करियर में, बिजनेस में, सारी दूर होंगी। गुरु धन और लाभ के स्वामी ही है और ये राशि जहाँ पर सब बैठे हैं गुरु की ही है, यानी कि लाभ प्राप्त करने के असीम मौके, बहुत ज़्यादा मौके प्राप्त होंगे। करियर में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़, जीवन में बहुत कुछ नया करने का अवसर साल का अंतिम भाग आपके लिए देके जाएगा। जहां एक और वर्ष का तो अंत हो रहा है लेकिन आपके लिए एक नया उदय साल का अंत लेकर आएगा। बहुत अच्छा है। नवंबर का महीना जैसा मैंने कहा कष्टकारी ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सितंबर में सेंसिटिविटी है ग्रहण के कारण, बाकी तो कई चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। तो ये 14 स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी रहेगा, सारे ग्रह पंचम को देख रहे हैं। तो सारे ग्रह ये जो 14 योग हैं मिलकर आपके जीवन पर मिश्रित प्रभाव डाल रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। इन सभी को ध्यान में रखिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। उपाय की बात कर लेते हैं, उपाय की तरफ चलते हैं। आपको एक पात्र में दूध, गंगा जल, गुलाब जल, सफ़ेद तिल, काले तिल मिश्रित करके शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा या जल से अभिषेक कीजिएगा। सफ़ेद पुष्प की माला, चंदन का तिलक, बेलपत्र, केसर में बने हलवे, केसर से बनी बल्कि केसर हलवे जिसमें केसर का उपयोग हो और खीर जिसमें केसर का उपयोग हो, इसका भोग लगाना है महादेव को। 4 घी के दिए, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। और रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएगा। नहीं समझ आया किसी को तो देख कर पढ़ सकते हैं। 108 बार जाप कीजिएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं 108 बार, क्योंकि जो लोग नहीं, जैसे हम तो जाप आदि करते हैं तो नहीं उतना 108 मुश्किल लगता। जो लोग नए नए जाप करते हैं ना, या मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए 108 कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। इनकेस आप नहीं कर पाते ना 108 जाप, तो आप 21 बार जाप कर लिया कीजिए। कोशिश कीजिए 108 बार करें, बहुत अच्छा रहता है। उसका बहुत बहुत बड़ा कारण है 108 का, लेकिन नहीं तो है 21 बार भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं मंत्र जाप के एरिया में, या फिर आप ज़्यादा नहीं करते मंत्र जाप। दूसरा है कि किसी भी शनि मंदिर में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। और किसी भी मंदिर में गुड़ का, गेहूं के आटे का, चावल का और घी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।